चलें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड, ये टॉपिक है आज का हमारा। क्या नाम है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड, या साउंड के लिए आवाज़ की खसूसियात। अच्छा, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आवाज़ की, साउंड की कैरेक्टरिस्टिक में जो है वो 3 बुनियादी चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले है लाउडनेस ऑफ साउंड, नंबर 1। क्या नाम है, बोलिए? लाउडनेस ऑफ साउंड। एंड नंबर 2, पिच ऑफ साउंड। मना किया है, रहने दें। पिच ऑफ साउंड। और नंबर 3 इज क्वालिटी। क्वालिटी का दूसरा नाम है टिम्बर। देखिए, बुनियादी तौर पर जो साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स बयान की जाती हैं वो इन 3 तरह से बयान की जाती हैं। नंबर 1 क्या है? लाउडनेस, आवाज़ की बुलंदी। नंबर 2 है पिच ऑफ साउंड, आवाज़ का पिच क्या है। और नंबर 3 है क्वालिटी ऑफ साउंड या टिम्बर ऑफ साउंड। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लें, लाउडनेस ऑफ साउंड। पहली हेडिंग क्या होगी हमारी, बोलिए? नंबर 1 इज आवाज़ की बुलंदी। यस, आ जाइए। देखिए, लाउडनेस ऑफ साउंड से क्या मुराद है? रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप सुनते होंगे कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत लाउड होती हैं, कुछ साउंड्स ऐसी होती हैं उनकी लाउडनेस कम होती है, बुलंदी कम होती है। याद रहे कि जो लाउडनेस ऑफ साउंड है ये एक फिजियोलॉजिकल फेनोमेना है। इसका ताल्लुक़ सुनने वाले कान से है। यानी लाउडनेस ऑफ साउंड का मतलब ये है कि सुनने के एहसास की बुलंदी कितनी है। लाउडनेस ऑफ साउंड से क्या मुराद है? द लाउडनेस ऑफ सेंसेशन ऑफ हेयरिंग है, सुनने के एहसास की बुलंदी कितनी है। इसका ताल्लुक बराह रास्त किससे बन जाता है? कान से बन जाता है। इस डेट के लिए तो इसकी डेफिनेशन बनेगी आवाज़ की बुलंदी की। कॉपीज़ निकाल लें अपनी। लाउडनेस ऑफ sound means the loudness of sensation, the loudness of sensation of hearing। आवाज़ की बुलंदी से मुराद सुनने के एहसास की बुलंदी है, या सुनने का एहसास कितना बुलंद है किसी का, इससे मुराद लाउडनेस ऑफ साउंड है। और इसका बराह रास्त ताल्लुक़ किससे होगा? कानों से होगा, कान से होगा। इस डेट क्लियर? आपने देखा होगा कि अगर एक ही लाउडनेस है तो किसी को वो तेज़ लगती है, किसी को वो बहुत स्लो लगती है। जिसने आपने बुज़ुर्ग अफराद को देखा होगा जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं, एजिड हो जाते हैं, तो जब उनके साथ आप कोई बात करें तो उनको आवाज़ सही तरह सुनाई नहीं देती। वो कहते हैं ना ऊँचा बोलें, क्या कहते हैं? ऊँचा बोलें। फिर उनके कान के करीब आप मुँह करके ऊँचा बोलते हैं तब उनको सुनाई देता है। इस डेट क्लियर? तो आवाज़ की बुलंदी से मुराद सुनने के एहसास की बुलंदी है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। ओके, तो ये इसका ताल्लुक़ सुनने वाले कान से बराह रास्त। उसके बाद देखें आप, लाउडनेस की जो अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे। क्या हेडिंग होगी अब आपकी? फैक्टर्स अफेक्टिंग लाउडनेस ऑफ साउंड। फैक्टर्स अफेक्टिंग लाउडनेस ऑफ साउंड। आवाज़ की बुलंदी को कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, मुतासिर करते हैं? अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा कि बाद वक़्त ऐसा होता है कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो उसको आप खुद से सही कर लिया करें। इस डेट के लिए
हो जाता है, कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, कभी ऐसा भी होता है कि जिस तरह हम वो कल पढ़ रहे थे ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, क्या टॉपिक था याद है आपको? ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज किसे कहते हैं? कि वो एक पर्टिकुलर रेंज होती है, इसमें हमारे कान सेंसिटिव होते हैं। वो कौन सी थी याद करें? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज है इस पर हमारे कान इन आवाज़ों को सुन सकते हैं, इन फ्रीक्वेंसीज़ को। तो 20 हर्ट्ज जो था वो मिनिमम थी फ्रीक्वेंसी और 20,000 हर्ट्ज मैक्सिमम थी। तो वो आवाज़ें जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो उन्हें क्या कहा था हम लोगों ने? अल्ट्रासोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? अल्ट्रासोनिक। अब लफ्ज़ तो मैंने जुमला बोला अल्ट्रासोनिक का, लेकिन जब डेफिनेशन लिखी थी तो आप देखिएगा कि वो अल्ट्रासोनिक लिखने के बजाय क्या लिख दिया था? ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज लिख दिया था। इज़ डेट क्लियर? तो बात इस तरह से हो जाता है, तो इसको आप अपने तौर से सही कर लिया करें। कभी कभी ऐसा भी होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग लाउडनेस ऑफ साउंड, आवाज़ के लाउडनेस को कौन से फैक्टर मुतासिर कर रहे होते हैं? सबसे पहले है नंबर 1 इसको बहुत सारे अंदाज से बयान किया जा सकता है। नंबर 1 एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। क्या है बोलिए? एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट पहला फैक्टर है। जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है जिससे साउंड क्रिएट हो रहा है, हम जानते हैं कि साउंड हमेशा वाइब्रेटिंग बॉडी से क्रिएट होता है, तो उसके एरिया पर लाउडनेस डिपेंड करती है। एरिया जितना बड़ा होगा लाउडनेस उतनी ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पर आपने स्कूल बेल देखी होगी, जो स्कूल बेल होती है जिस पर हैमरिंग की जाती है, तो उसका जो एरिया होता है बहुत बड़ा होता है। तो जैसे ही उससे हैमर टकराता है तो साउंड क्रिएट होता है, बहुत लाउड साउंड क्रिएट होता है जो पूरे स्कूल में फैल जाता है। तो आपने देखा कि वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया जितना ज़्यादा होगा लाउडनेस ऑफ साउंड भी उतनी ही ज़्यादा होगी। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। ओके, द मोर द एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, the more the loudness of sound is heard, उतना ज़्यादा लाउडनेस आपको सुनाई देता है जितना ज़्यादा वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का एरिया होता है। पहली चीज़। अच्छा, दूसरी एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल तो दे दी आपको। कौन सी एग्जाम्पल दी है? स्कूल बेल वाली। इस तरह आपने देखा होगा, एक होता है बड़ा ड्रम। क्या होता है? ढोलक नहीं होता, बड़ा वाला ड्रम जो होता है, सो ड्रम कहते हैं ढोलक को। और एक होता है छोटा ड्रम। तो वो ड्रम जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसके ऊपर आप एक ज़रब लगाएं, और एक छोटा ड्रम जिसका सरफेस एरिया कम होगा उस पर वही ज़रब लगाएं। तो किससे ज़्यादा साउंड क्रिएट होगा? लाउड। बड़े वाले ड्रम से ज़्यादा साउंड क्रिएट होगा। तो जो बड़ा ड्रम होता है, बिग ड्रम होता है, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, वो मोर लाउड साउंड क्रिएट करता है। तो इसकी एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं क्या? एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? द सरफेस एरिया ऑफ बिग ड्रम, या लार्ज ड्रम कह लें। लार्ज ड्रम, ड्रम कहते हैं ढोलक को। लार्ज ड्रम produces loud sound as compared to, इसके मुकाबले में, as compared to the small drum, स्मॉल ड्रम के मुकाबले में। क्योंकि स्मॉल ड्रम का सरफेस एरिया कम होता है तो उससे आवाज़ कम लाउड पैदा होगी, और बड़ा जो ड्रम होगा उसका सरफेस एरिया बड़ा होता है तो उससे ज़्यादा पैदा होगी। तो ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट है जिस पर लाउडनेस डिपेंड करती है, नंबर 2, वो है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। नंबर 2 दूसरा फैक्टर, ये पहला फैक्टर था। दूसरा है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड होगा, इस पर भी डिपेंड करेगा लाउडनेस। इसका क्या मतलब है, इसको ज़रा समझ लें।
एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन से क्या मतलब, एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो उसका मीन पोजीशन से जो फासला होता है डेट इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है मीन पोजीशन से वो क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। अब आप ढोलक या हमने ड्रम की बात की, उस पर आहिस्ता से बीट करें, आहिस्ता से ज़रब लगाएं तो वो वाइब्रेट करेगा, लेकिन जब वो वाइब्रेट करेगा तो उसका एम्पलीट्यूड कम होगा क्योंकि आपने आहिस्ता ज़रब लगाई है, तो आवाज़ पैदा होगी लेकिन उसका लाउडनेस कम होगा। लेकिन उसी ड्रम के पर्दे के ऊपर अगर ज़ोर से बीट लगाई जाए, ज़ोर से ज़रब मारी जाए तो क्या होगा, वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा। जब ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा तो साउंड भी लाउड प्रोड्यूस होगा। तो जितनी ज़्यादा तेज़ ज़रब लगाई जाएगी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन उतना ही ज़्यादा होगा और मोर लाउड साउंड क्रिएट होगा। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि लाउडनेस ऑफ साउंड आल्सो डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। तो द मोर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन भी कह सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट the more the loudness of sound is produced, उतना ही ज़्यादा लाउडनेस पैदा होगा, याद रखिएगा। इसकी एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं क्या, एग्जाम्पल में लिखें, when बहुत सारे तरीक़ों से लिखा जा सकता है। when strike a drum slowly, नहीं बल्कि when strike a drum fastly, the greater loudness is produced as compared to small slow strike on drum। रीज़न बता दिया क्यों। स्ट्राइक का मतलब होता है वो ज़रब लगाना है, बीट करना। जब आप किसी ड्रम को फास्टली स्ट्राइक करेंगे तो ग्रेटर लाउडनेस प्रोड्यूस होगी, किसके मुकाबले में, स्लो स्ट्राइक के मुकाबले में। अगर आप आहिस्ता से ज़रब लगाएंगे ड्रम के ऊपर तो कम लाउडनेस पैदा होगी क्योंकि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट कम होगा। और अगर आप तेज़ फास्टली जो स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, जो वाइब्रेटिंग बॉडी है उसका एम्पलीट्यूड लार्ज हो जाएगा, उसके नतीजे में फिर बड़ा साउंड क्रिएट होगा। याद रखिए। इज दैट क्लियर? इसकी एक मिसाल में दे दूँ। आपने देखा होगा कार जो होती है, कार आम जो कारें होती हैं उनका लाउडनेस कैसा होता है, 0 मीटर कार का बहुत कम होता है, नहीं, उसका इंजन छोटा होता है कार का। लेकिन ट्रक के मुकाबले में वही जब ट्रक का इंजन चलता है तो उससे पैदा होने वाला लाउडनेस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उसका इंजन बड़ा होता है, उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। किसके मुकाबले में, कार के इंजन के एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन के मुकाबले में। आपने देखा होगा ना, कार हो या ट्रक हो, जब वो स्टार्ट होती है तो वाइब्रेट कर रही होती है। कभी गौर कीजिएगा, जो आज बात कही इस पर गौर कीजिए। कभी कार में बैठे या कभी ट्रक में या बस में बैठने का इत्तेफाक होता ही है ज़िंदगी में इंसान को, तो याद रखिएगा कि क्या होता है कि वाइब्रेशंस फील करेंगे आप, इंजन में वाइब्रेट कर रहा होता है साउंड की वजह से। वही मामला ट्रक का होगा, लेकिन ट्रक में वाइब्रेशंस ज़्यादा होंगी किसके मुकाबले में, कार के मुकाबले में। उसकी वजह बता दी क्योंकि इसका इंजन छोटा है कार का और ट्रक का इंजन बड़ा है, तो उसमें वाइब्रेशन ज़्यादा एम्पलीट्यूड की पैदा हो रही है। तो 2 पॉइंट होगा, इसको याद रखिए, ठीक है। इसका एक और पॉइंट है, लाउडनेस का इन्हिसार एक और चीज़ पर भी होता है, डिस्टेंस पे भी तो होता है। एक वाइब्रेटिंग बॉडी है जिससे आवाज़ पैदा हो रही है और आप कितने फासले पर हैं उससे। आप जितने करीब होंगे सोर्स से, उस ज़रिए से करीब होंगे जिससे आवाज़ पैदा हो रही है, आवाज़ उतनी ही तेज़ सुनाई देगी। और जितना आप दूर होंगे आवाज़ का लाउडनेस उतना ही कम सुनाई देगा। नहीं समझे बात को? मिसाल को आपको दूर F-16 नज़र आ रहा है, दूर बहुत दूर है कहीं, तो उससे एक साउंड आ रहा होगा,
उसकी एक लाउडनेस आप सुन लोगे, लेकिन अगर वो आप ही की तरफ आ रहा हो, जिस एरिया में आप हो उसी डायरेक्शन में अगर वो F-16 प्लेन आ रहा हो तो क्या होगा, फिर तेज़ी के साथ उसका लाउडनेस आपको ग्रेटर सुनाई देता है, ऐसा होता नहीं होता। फिर ये पिच वाली बात आ जाएगी यहाँ पे, लेकिन इतनी बात ध्यान में रखें कि डिस्टेंस जितना कम होगा सुनने वाले कान का सोर्स ऑफ साउंड से, उतनी ही तेज़ आवाज़ सुनाई देगी, और डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, आप जितना दूर हो जाएंगे वाइब्रेटिंग बॉडी से, आवाज़ की बुलंदी उतनी ही कम हो जाएगी। इज़ डेट क्लियर? ये बात सिंपल सी है, बहुत ही आसान बात है। ट्रक का इंजन है, आप दूर हैं, आपको कम आवाज़ सुनाई देगी। ट्रक के बिल्कुल आप करीब खड़े हो जाएं तो आवाज़ तेज़ सुनाई देगी। नहीं समझे बात को? क्योंकि फासला कम हो गया तो आपको ज़्यादा लाउड सुनाई देगी आवाज़। तो तीसरा फैक्टर लिखें। थर्ड फैक्टर क्या है बोलिए? द डिस्टेंस ऑफ लिसनर। लिसनर कहते हैं सुनने वाला, फ्रॉम सोर्स ऑफ साउंड, और सोर्स ऑफ साउंड कहते हैं जिससे आवाज़ पैदा हो रही है, फ्रॉम सोर्स ऑफ साउंड। अब लिसनर से मुराद कौन है यहाँ पे? वो शख्स है जिसके कान आवाज़ सुन रहे हैं, और सोर्स ऑफ साउंड से मुराद क्या है? फ़र्ज़ कर लें ट्रक है, ट्रेन का इंजन है, हवाई जहाज़ है, कोई कार है। तो डिस्टेंस ऑफ लिसनर फ्रॉम सोर्स ऑफ साउंड पर भी डिपेंड करता है लाउडनेस। तो उसको द एग्जाम्पल लिखें। द मोर द distance of listener from source, the low the loudness, the low the loudness of sound is heard, and vice versa, देखें एक लफ्ज़ आ रहा है इंग्लिश का बड़ा ज़बरदस्त, वाइस वर्सा। यानी आपको मिसाल दे दी, जितना ज़्यादा फासला होगा लिसनर का सोर्स से, उतनी ही कम लाउडनेस आपको सुनाई देगी, और जितना कम फासला होगा उतनी ही ज़्यादा सुनाई देगी। इंग्लिश में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वाइस वर्सा। जब आप कोई सेंटेंस बोलते हैं और उस सेंटेंस के बाद वाइस वर्सा बोल देते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि जो आपने ऊपर सेंटेंस बोला है अब उसका रिवर्स सेंटेंस है। वाइस वर्सा से मुराद क्या है? उसका बिल्कुल अपोजिट। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? डिस्टेंस बढ़ रहा है, लाउडनेस कम हो रही है। तो वाइस वर्सा का मतलब क्या होगा? डिस्टेंस अगर कम होगा तो लाउडनेस बढ़ जाएगी। नहीं समझे बात को? वाइस वर्सा का मतलब ये है कि आपको दोबारा पूरा जुमला रिवर्स करके लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इज़ डेट क्लियर? तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, बड़ा ज़बरदस्त लफ्ज़ है इंग्लिश का ये, वाइस वर्सा। तो आपने देखा कि लाउडनेस का इन्हिसार कितनी चीज़ों पर आ गया? 3 फैक्टर्स पर हो गया, फिर सुनने वाले कान पर भी हो गया। जाहिर सी बात है कि कान कैसा है। और याद रखिएगा जो लाउडनेस ऑफ साउंड है वो टाइम टू टाइम, एज टू एज चेंज होता रहता है। अभी आपके कान आवाज़ सुन रहे हैं, एक लाउडनेस सुन रहे हैं, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी तो क्या लाउडनेस हमेशा सेम रहेगा? नहीं। वक्त के साथ साथ क्या होता है, आपके जो एयर शील्ड्स होती हैं, कान के पर्दे होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता साउंड सुन के लूज़, इलास्टिसिटी इनकी कमज़ोर पड़ती चली जाती है, पूरी बॉडी फना की तरफ चली जाती है, डैमेज होती चली जाती है। तो उसके अंदर फिर वो सलाहियत बड़ी उम्र में नहीं रहती जो कम उम्री में होती है, याद रखिएगा। इज़ डेट क्लियर? चलें, ये हो गया लाउडनेस पे बात मुकम्मल हो गई। उसके बाद ये पहली कैरेक्टरिस्टिक थी, इस पर हमने तफसील से बात कर ली। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूज़िकल साउंड में पहली चीज़ हमने डिस्कस कर ली, लाउडनेस ऑफ साउंड। और अब दूसरा है नंबर 2, डेट इज़ पिच ऑफ साउंड। क्या नाम है इसका? पिच ऑफ साउंड। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक अब डिस्कस करेंगे, इसको मुझे मिटाना पड़ेगा पूरा। नंबर 2 इज़ पिच ऑफ साउंड। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस होगी। देखिए असल में साउंड जो है वो हम जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में सुनते हैं, कुछ आवाज़ें या साउंड ऐसी होती हैं जो बिल्कुल बारीक होती हैं, उन्हें कहते हैं श्रिल। क्या कहा जाता है? श्रिल का मतलब होता है बारीक, चुभने वाली, या श्रिल साउंड। और कुछ होती है मोटी आवाज़ें जिनको हम फ्लैट या ग्रेव साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं?
फ्लैट भी कहते हैं या ग्रेव साउंड भी कहते हैं, ग्रेव साउंड। तो दो तरह की आवाज़ें होती हैं, कौन सी? एक होती है नरम बारीक आवाज़ और एक होती है फ्लैट साउंड, मोटी आवाज़। तो वो कैरेक्टरिस्टिक आवाज़ की जिसके ज़रिए आप बारीक आवाज़ और मोटी आवाज़ के दरमियान डिफरेंस कर लें। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच थ्रू विच यू कैन रिकग्नाइज दैट इट इज़ अ श्रिल साउंड एंड दिस इज़ अ ग्रेव साउंड, जिसमें आपको फ़र्क आ जाए कि ये मोटी आवाज़ है और ये पतली आवाज़ है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक को क्या कहते हैं? पिच ऑफ साउंड कहते हैं, याद रखिएगा। अब इसकी मिसालों पर बात करेंगे कैसे। डेफिनेशन क्या है पिच ऑफ साउंड की? लिखिए द कैरेक्टरिस्टिक of sound by which we can distinguish का मतलब होता है फ़र्क कर लेना। डिस्टिंग्विश बिटवीन a shrill sound, a shrill sound from a flat one, called pitch of sound. Called pitch of sound. देखिए the pitch of sound depends upon the frequency. पिच ऑफ साउंड का निसार किस पर होता है? फ्रीक्वेंसी पर होता है। कोई मिसाल दें इसमें? एग्जाम्पल तो बहुत सारी आ सकती हैं। बारीक आवाज़ किसे बोलते हैं और मोटी आवाज़ किसे कहते हैं? फ्लैट साउंड और श्रिल साउंड। इसमें अगर आप फ़र्क करें तो श्रिल और फ्लैट, मिसाल के तौर पर गर्ल्स, लड़कियों की जो आवाज़ होती है वो श्रिल होती है, वो बारीक होती है। और जो बॉयज़ हैं लड़के, उनकी आवाज़ कैसी होती है? वो फ्लैट होती है या ग्रेव होती है। समझ गए ना बात को? भारी होती है। और कोई मिसाल, ककू या केट, जो केट है, बिल्लियाँ जो होती हैं उनकी आवाज़ श्रिल होती है, बारीक होती है। लेकिन लॉइन, जो शेर की आवाज़ है, वो कैसी होती है? फ्लैट होती है, मोटी होती है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देखते हैं कुछ साउंड ऐसे होते हैं श्रिल होते हैं, बारीक चुभने वाले, और कुछ होते हैं बहुत फ्लैट होते हैं, मोटी आवाज़ होती है। तो पिच क्या है? पिच आवाज़ की वो खुसूसियत है जिसके ज़रिए आप श्रिल और ग्रेव साउंड के दरमियान फ़र्क कर लेते हैं। और याद रखिएगा पिच का ताल्लुक बराह रास्त किससे? फ्रीक्वेंसी से। क्योंकि आवाज़ जब पैदा होती है तो किससे पैदा होती है? वाइब्रेटिंग बॉडी से पैदा होती है। और फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जो वाइब्रेशंस की तादाद है। जब हम बात करते हैं ना तो हमारे गले में वाइब्रेटो लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? वाइब्रेटो। जब हम बात करना चाहते हैं तो वाइब्रेट करता है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ, जिससे एक साउंड क्रिएट हो जाता है। इज़ दैट क्लियर? तो गर्ल्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो हायर होती है क्योंकि उनका पिच ज़्यादा है, और बॉयज़ की फ्रीक्वेंसी आवाज़ की कम होती है क्योंकि उनका पिच लोअर है। याद रखिएगा, दूसरा फ़र्क आ गया। क्या? जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज़्यादा पिच होगा, और जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी पिच भी उतना ही कम होगा, क्योंकि पिच का ताल्लुक बराह रास्त किससे है? फ्रीक्वेंसी से। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। द मोर द फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब है जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी द ग्रेटर द पिच, द ग्रेटर द पिच, उतना ही पिच हायर लिखें, ग्रेटर हायर, द हायर द पिच। एंड फिर यहाँ पे एक लफ्ज़ लिख सकते हैं, क्या? वाइस वर्सा। इसका क्या मतलब है? जितनी ज़्यादा लेस फ्रीक्वेंसी होगी, कम फ्रीक्वेंसी होगी, पिच भी उतना ही लो हो जाएगा। नहीं समझे बात को? इसी का रिवर्स जुमला भी मुमकिन है।